स्वागत है आपका आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र सिंह राठौर। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हमने पिछले लेक्चर में 16 महाजनपदों को पढ़ा था। आज हम मगध की बात करेंगे, मगध राज्य की बात करेंगे जिसने सभी महाजनपदों के ऊपर कब्जा किया बाद में, ठीक है। और एक छत्र राज्य लगभग किया उसने, अपने पूरे भारत पे राज्य किया उसने। तो मगध राज्य हेडिंग डालेंगे हम लोग, इतिहास में मगध क्या विशेषताएं हैं, मगध राज्य क्यों इतना आगे पनपा, और ये सब डिस्कस करेंगे। इस यहाँ पर शासन करने वाले जो राजवंश थे उनकी बात करेंगे, सभी लगभग प्रमुख राजाओं के बारे में बात करेंगे, उनके कालों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में हमेशा आते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो हेडिंग रहेगी हमारी मगध में मगध का उत्थान। मगध का उत्थान कैसे होता है, मगध का उत्थान की बात करते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या कोई राज्य हो, वो अपनी परिस्थितियों की कोख से ही जन्म लेता है। उनकी जो परिस्थितियां होती हैं, है ना, वही उन्हें बनाती हैं और वही उन्हें गिराती हैं, ठीक है ना। तो मगध राज्य के जो उत्थान का मुख्य कारण था वो था इनकी भौगोलिक स्थिति, है ना। भौगोलिक जो कंडीशन थी यहाँ पे, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन थी वो बहुत मायने रखती है, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में कहते हैं, ठीक है, कि एक सुरक्षा कवच अगर किसी राजधानी को मिलता है तो वो अपने आप में उसको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसा कौटिल्य भी कहते हैं। तो जो मगध की राजधानी राजगृह थी, है ना, वो 5 नदियों से घिरी हुई थी, सरयू, गंडक, सोन, पुनपुन, गंगा। इन नदियों से वो घिरी हुई थी, वो जल दुर्ग की तरह कार्य करती थी, ठीक है। और मगध में जो राजगृह है वहां पर लोहे की खान थी, सर्वाधिक मात्रा में लोहा मिलता था। लोहे ने ही तो सारी क्रांति को जन्म दिया था, है ना। लोहे की वजह से ही हम बात करते हैं कि सभी जो उत्तर वैदिक काल के बाद, है ना, लोहे की वजह से ही राज्यों की स्थापना होती है, ठीक है। अब नदियां हैं, 5 जगह नदियां हैं तो जलोढ़ मिट्टी भी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, मैदानी भाग है ना, बिहार में स्थित है, मैदानी भाग है। तो राजगृह जो है वो जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन भी होगा, उत्पादन के मामले में भी अत्यधिक होगा, ठीक है। उत्पादन होगा, अतिरेक होगा, अतिरेक बचेगा तो उत्पादन अधिक होगा तो व्यापार व्यवसाय अधिक बढ़ेगा, व्यापार व्यवसाय अधिक बढ़ेगा तो कर भी प्राप्त होगा, ठीक है, राजा को कर भी मिलेगा। तो ये विशेषताएं यहाँ पर हमको मगध में देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, वो भी सुरक्षित है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। जंगलों की बात करें तो राजगृह के जो जंगल हैं, ठीक है, मगध के में जो जंगल घने जंगल हैं, उन जंगलों में इस समय हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं। और किसी भी राज्य के विकास के लिए या फिर राजा जब किसी से युद्ध करेगा तो हाथियों की विशेषता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हाथियों से हम कुछ भी कुचल सकते हैं, है ना, किसी को भी ध्वस्त कर सकते हैं, दुश्मन के किले को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर हस्ती सेना मजबूत है तो युद्ध करना, जीतना आसान होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो मगध के राज्य के उत्थान के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देखो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा तो व्यापार अधिक होगा तो उनका नगर के रूप में विकास होगा, नगर के रूप में विकास होगा तो पक्की सड़कें बनेंगी, है ना, सभी कुछ विकास देखने को मिलेंगे, क्योंकि अतिरेक बच रहा है ना। अगर एक्स्ट्रा इनकम बचती है तभी विकास भी देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो मगध राज्य में प्रारंभ करते हैं, यहाँ के राजवंश, हेडिंग रहेगी मगध राज्य के राजवंश, डालिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। चलिए, तो मगध के बारे में हमको सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, हमने बात की थी तो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में से किरात या किनात प्रदेश कहा गया है, किरात या किनात पिछले लेक्चर में बताया था हमने। यहाँ पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था वृद्धत वंश, ठीक है, वृद्धत वंश था यहाँ पर। मगध राजवंश, मगध में शासन करने वाला पहला राजवंश था वृद्धत वंश, नोट करेंगे, वृद्धत वंश था, ठीक है, पहला वंश था। फर्स्ट वंश जिसकी जानकारी मिलती है मगध साम्राज्य में शासन करने की तो वो था वृद्धत वंश। यहाँ पर वसु का नाम मिलता है संस्थापक के रूप में, वृद्धत का नाम मिलता है वंश के वसु का नाम मिलता है, ठीक है, संस्थापक के रूप में। जरासंध का नाम मिलता है ना, जरासंध का नाम मिलता है। जरासंध का जो नाम है वो हमें महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है, जरासंध शब्द का, है ना, इनका जो नाम मिलता है महाभारत में मिलता है। और एक नाम मिलता है रिपुजय,
ये हमें भरत वंश के महत्वपूर्ण राजाओं के नाम जो हमें मिलते हैं इतिहास में, है ना। इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस समय भरत वंश, क्योंकि शासक जो थे वो कमजोर थे इस समय के, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो भरत वंश है वो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश है, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अगला जो वंश आता है नंबर 2 पे, वो आता है हर्यक वंश। इस हर्यक वंश ने ही मगध का उत्थान किया, मगध को एक साम्राज्य का दर्जा प्राप्त करवाया, ठीक है। तो हर्यक वंश के जो प्रमुख राजा थे, जो मुख्य राजा हैं, पहले 3 राजाओं का नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा में। उनके नाम है बिंबिसार, जो कि इस वंश के संस्थापक हैं, हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, ठीक है। दूसरे हैं अजातशत्रु, ये इनके पुत्र हैं। अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या भी की थी, ठीक है। इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र कर देते हैं ना, जिनका नाम है उदयन, ठीक है। तो बिंबिसार का समय जो था, ये अपने पिता को की हत्या कर करके राजगद्दी पर बैठते हैं, इसीलिए इन्हें इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं, ठीक है। परीक्षा में आता है कि निम्न में से कौन सा पितृहंता वंश है, तो पितृहंता वंश है हर्यक वंश ना। बिंबिसार का समय की बात करें, कभी पूछता है परीक्षा में, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, बीसी तक का समय है इनका, ठीक है। और अजातशत्रु का जो समय है वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और उदयन का जो समय है वो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक का मिलता है, ठीक है। चेलना से उत्पन्न थे, हाँ, बिंबिसार की जो पत्नी चेलना थी उनसे उत्पन्न थे अजातशत्रु, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बिंबिसार के बारे में डिस्कस करते हैं। हर्यक वंश में जो संस्थापक हैं, बिंबिसार के जो पिता हैं उनका नाम भट्टी मिलता है, भट्टी मिलता है। बिंबिसार के अन्य नाम हमें मिलते हैं जो परीक्षा में पूछते हैं। बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है, या सैनिक भी कहा जाता है ना। ये दो नाम हमको इनके मिलते हैं, सैनिक या सैनिक कहा जाता है। बुद्ध के समकालीन है, बुद्ध के समय भी इनका नाम हमको नाम मिला था, जो हमने लिया था। बिंबिसार क्या करते हैं, उस समय जब देखते हैं सत्तासीन होते हैं, तो उस समय की परिस्थितियां कमजोर है, ठीक है। उनके पड़ोस में कौशल है, अवंती है ना, गांधार, वो भी ताकतवर है। ये ताकतवर राज्य है उस समय के, है ना। तो ये मगध से ताकतवर थे उस समय। सॉरी। तो क्या करते हैं बिंबिसार अपने आप को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना, विवाह की नीति का प्रयोग करते हैं। अपने जो ताकतवर पड़ोसी राज्य हैं उनकी राजकुमारियों से विवाह कर लेते हैं, जिनसे वो उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो विवाह की नीति का पालन करेंगे। वो मल्ल की राजकुमारी से शादी करते हैं, ठीक है। कौशल की राजकुमारी शादी करते हैं, वैशाली की राजकुमारी शादी करते हैं, मल्ल की राजकुमारी खेमा से विवाह करते हैं, है ना। मल्ल की राजकुमारी कौन थी? खेमा से विवाह करते हैं, ठीक है। महाकौशला और चेलना। महाकौशला कौशल की राजकुमारी है, और कौशल की राजकुमारी महाकौशला से शादी कर विवाह करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि वो बार बार आक्रमण करते हैं। कौशल के शासक कंस हैं, तो कंस अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह कर देते हैं, और काशी के लिए युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, काशी उनको दहेज में मिल जाता है, ठीक है। वज्जी संघ की में वैशाली था, और वैशाली की राजकुमारी कौन है? चेलना है ना, उनसे विवाह करते हैं, ठीक है। अवंती की बात करें तो अवंती से भी उन्हें डर है, क्योंकि अवंती भी ताकतवर है इस समय। तो अवंती के शासक जो हैं वो हैं प्रधोत का नाम हम पहले भी आ चुका है, पिछले लेक्चर में भी। जो राजा प्रधोत हैं अवंती के, वो उनको पीलिया हो जाता है, पांडु रोग कहते हैं। परीक्षा में पूछता है कि किन्हें पांडु रोग की सहायता दी गई थी बिंबिसार के द्वारा, तो प्रधोत को दी गई थी। किसके रूप में दी गई थी? तो प्रधोत के लिए वे बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को भेजते हैं, ठीक है। तो अपने राजवेद जीवक के माध्यम से बिंबिसार अवंती के शासक प्रधोत
को सहायता देते हैं, जिससे अवंती के शासक प्रद्योत उनके मित्र बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अवंती के साथ में जीवक को भेजते हैं। वो जीवक कौन था? जीवक उनका राजवेद था। राजवेद था, किनका राजवेद था? बिंबिसार का। ठीक है, गांधार के शासक जो है पुष्कर सारिन है, पुष्कर सारिन से भी दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, उनसे भी मित्रता हो जाती है। पुष्कर सारिन जो गांधार के हैं। ठीक है, उनके पास में अंग था जिसकी राजधानी चंपा है ना। अंग के ऊपर आक्रमण करते हैं और अंग को अपने में विलय कर लेते हैं। ठीक है, अंग का क्या करते हैं, वो अपने में विलय कर लेते हैं। अंग के उस समय शासक जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त थे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अंग का गवर्नर बनाते हैं वो अजातशत्रु को, अपने पुत्र अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु राजा बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो हम बोलेंगे अंग के गवर्नर थे। ठीक है, ये इसका उल्लेख हमको दिग् निकाय और महावग में मिलता है। दिग् निकाय किसका भाग है? हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना। क्या होता है कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और अगले शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं अजातशत्रु। ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? पितृ हंता वंश बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के समय हमने लिखा हुआ है 492 से 460 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तीन पत्नियां थी जो बिंबिसार की, जो तीन पत्नियां थी। महाकोसला, बिंबिसार के मरने के बाद महाकोसला भी मर जाती हैं। ठीक है, सह नहीं पाती। चेलना अपने मायके जाती हैं और वहां मर जाती हैं। खेमा भी घर छोड़ के चली जाती हैं, राजमहल को छोड़ के चली जाती हैं और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो महाकोसला का जो भाई है कौन है? प्रसेनजीत, कौशल वंश का ना, कौशल राजवंश का राजा कौन है इस समय? प्रसेनजीत है। ठीक है, तो वो ये कंडीशन देखते हुए क्या करता है? काशी को वापस ले लेता है। अजातशत्रु को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो पुनः आक्रमण करते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं। तो प्रसेनजीत भी इस घटना से परेशान हो जाते हैं और वो भी अपनी बेटी वजीरा का विवाह कर देते हैं अजातशत्रु से। ठीक है, यानी कि अपनी मामा की बेटी से विवाह हो जाता है, किसका? अजातशत्रु का। वजीरा से उसका विवाह कर देते हैं। ठीक है, एक और घटना हमको देखने को मिलती है कि बिंबिसार जो अजातशत्रु है वो वैशाली के ऊपर आक्रमण करते हैं, है ना। जबकि वैशाली तो उनका मामा का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि चेलना है, चेलना जो वैशाली की राजकुमारी थी। ठीक है, मरने से पहले उनके पास एक हाथी था, बिंबिसार के पास एक पर्सनल हाथी था सेयन नाम का, और कुल 18 लड़ियों का एक सुंदर सा हार था। तो वो क्या होता है कि बिंबिसार मरने से पहले चेलना को दे रखे होते हैं। चेलना की भी मृत्यु हो जाती है। तो चेलना के दो बच्चे हैं, दो संतानें हैं, हल और वेहल है। हल और वेहल, हल और वेहल, ये दो संतानें हैं। ठीक है, तो ये सामग्री इन दोनों संतानों को मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अजातशत्रु का जब विवाह होता है तो उनकी पत्नी कहती हैं कि मुझे ये सामग्री चाहिए, है ना। सेयन हाथी चाहिए, 18 लड़ियों का हार चाहिए। जो हल और वेहल हैं वो वैशाली में है। तो अजातशत्रु इनसे मांगते हैं, ये मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु वैशाली के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अजातशत्रु जब वैशाली पर आक्रमण करते हैं तो उस समय वे दो नए हथियारों का प्रयोग करते हैं। वो दो नए हथियार का पहली बार इस युद्ध में प्रयोग होता है। ठीक है, वो जो दो हथियार हैं उनके नाम आपसे परीक्षा में पूछता है कि अजातशत्रु ने किन दो हथियारों का प्रयोग किया था। तो वैशाली के ऊपर क्या करते हैं? दो हथियार का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। नंबर 2 रथमूसल, रथमूसल। ये वैशाली के ऊपर जब अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो वहां पर इन दो नए हथियारों का वे इस्तेमाल करते हैं अजातशत्रु। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां से प्रश्न ये पूछता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? सुबुद्ध मंगल विलास में मिलती है। बौद्ध धर्म की पुस्तक है सुबुद्ध मंगल विलास में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर वैशाली में अगर हम बात करें तो इसके अलावा वैशाली जो था वो महंगे पत्थरों की खान के लिए भी प्रसिद्ध था। हो सकता है कि अजातशत्रु का ध्यान उस खान की तरफ भी हो, है ना। महत्वपूर्ण था रथमूसल और महाशिलाकंटक, ये दोनों हथियारों का प्रयोग करते हैं। अजातशत्रु का अवंती के साथ संबंध
संबंध जो थे वो अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी पर भी किसी ने आक्रमण नहीं किया। ठीक है, कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। बाद में क्या होता है कि जो उदयन है उनके पुत्र वो अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो अगले राजा बनते हैं उदयन, डाली हेडिंग उदयन। नेक्स्ट शासक बनते हैं उदयन। उदयन का जो काम है महत्वपूर्ण, वो समय तो अब लिख ही दिया, 460 से 444। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये पाटलिग्राम का विकास करते हैं और उसको पाटलिपुत्र के नाम से पुकारते हैं, उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। तो पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। ठीक है, किसको बनाते हैं राजधानी? पाटलिपुत्र बनाते हैं, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, काम की बात है। यहाँ पर जो जनता है वो त्रस्त हो गई है पितृहत्या वंश से, क्योंकि इनके बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं वो भी कमजोर आते हैं। उदासीन उत्तराधिकारी का समय था उनके बाद, है ना। अनिरुद्ध आते हैं, मुंड आते हैं, है ना। अंतिम जो हर्यक वंश के शासक थे उनका नाम था नागदशक, जो कि अंतिम है। कौन है? नागदशक। नागदशक अंतिम वंश के शासक हैं। ठीक है, और इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। बड़ा मैच खा रहा है, नाग यहाँ पर भी है, नाग, और वहां शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। तो नेक्स्ट वंश जो आता है सेकंड के बाद, जो थर्ड नंबर का वंश आता है वो आता है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, है ना। डालिए नहीं। नेक्स्ट वंश मगध का जो आता है वो आता है शिशुनाग वंश। परीक्षा में क्रम पूछता है इसका। ठीक है, शिशुनाग जो है वैशाली के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में एक कहानी मिलती है कि एक व्यापारी अपने पत्नी के साथ जा रहा था, तभी एक जंगल से जब वो गुजरा, है ना, तो उसे एक नवजात बालक, एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई, है ना। जब वो वहां उसके पास पहुंचे तो वहां पर एक सर्प जो था वो अपने फन फैलाकर उस नाग की रक्षा कर रहा था। ठीक है, आसपास जानवरों से जो भी उसे परेशान कर रहे ना करें, इसलिए उसकी वो रक्षा कर रहा था, ना। एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा था। तो वो व्यापारी उनको अपने यहाँ पे ले आए, उठा के बालक को। ठीक है, तो शिशु था, उसकी रक्षा कर रहा था नाग, तो इस वंश का नाम इनका नाम शिशुनाग पड़ गया। ठीक है, और जब ये राजा बने तो इन्होंने अपने नाम के आधार पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश रख दिया। ठीक है, कालांतर में क्या हुआ इसमें? ठीक है, इस कारण का नाम शिशुनाग पड़ा, है ना। ठीक है, शिशुनाग जो थे वो बनारस के भी और अंग के भी जो थे वहां पर शासक रह चुके थे। ठीक है, इन्होंने मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, है ना। इनके बारे में इतना ही है। इनके बाद जो अगले राजा आते हैं उनका नाम है कालाशोक। शिशुनाग वंश है ये। ठीक है, पहले हो गए शिशुनाग, सेकंड आएंगे कालाशोक। कालाशोक, इनका नाम पहले हम सुन चुके हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो दूसरी बैठक थी वो इन्हीं के समय होती है। सेकंड बौद्ध संगीति होती है इन्हीं के समय में। ठीक है, और इनके बारे में इनका एक और नाम मिलता है, उसके अलावा इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे लिए एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो कालाशोक का एक और नाम मिलता है क्योंकि ये काले थे ना, ब्लैक थे, ये कौवे के कलर के थे, तो काक वर्ण भी इनका नाम मिलता है। कालाशोक या काक वर्ण इनका एक और नाम मिलता है। ठीक है, काक वर्ण मिलता है। कालाशोक, इसकी बात करें हम लोग शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नंदी वर्धन। शिशुनाग वंश के जो अंतिम हैं उनका नाम क्या है? नंदी वर्धन। इनका एक और नाम मिलता है, पचमक भी मिलता है ना, पचमक भी मिलता है, नंदी वर्धन या पचमक। ठीक है, तो नंदी वर्धन की हत्या महापद्मनंद कर देते हैं 346 ईसा पूर्व के आसपास। 346 ईसा पूर्व की बात है ना, ईसा पूर्व की बात, 346 ईसा पूर्व की बात है। नंदी वर्धन की हत्या महापद्मनंद कर देते हैं और नंद वंश की स्थापना करते हैं। तो चौथा वंश आता है हमारा नंद वंश। कौन करते हैं? महापद्म नंद। देखिए यहाँ भी नंद कॉमन है, यहाँ भी नंदी है। ठीक है, तो डाउट थोड़ा कम होगा, याद रखने के लिए इजी होगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ था हमारा नागदशक,
शिशुनाग, नागनाग, है ना, ठीक है, तो मैच खा रहा है। महापद्मनंद के बारे में कहते हैं कि ये एक शूद्र शासक थे, ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर शासक थे ये, है ना। इनके समय में इनके दरबार में दो महापुरुष रहते थे, एक का नाम था पाणिनि और एक का नाम था कात्यायन, है ना। पाणिनि और कात्यायन इनके दरबार में रहते थे, पाणिनि और कात्यायन, है ना, पाणिनि पाणिनि और कात्यायन, है ना, कात्यायन कात्यायन। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, और कात्यायन की है वर्तिका, है ना, वर्तिका। ये किताब पूछता है परीक्षा में। दोनों इनके दरबार में रहते हैं, ठीक है। इस वंश में और भी शासक हुए, लेकिन जो अंतिम शासक थे वो महत्वपूर्ण है, वो है घनानंद या धनानंद बोलते हैं उनको, ठीक है, घनानंद, घनानंद, घनानंद। जो घनानंद थे, ठीक है, ये अंतिम है, इस वंश के, नंद वंश के अंतिम शासक हैं। घनानंद के बारे में ये बोलते हैं कि ये इतने पराक्रमी और ताकतवर थे कि इनके यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, ठीक है, चोरियां नहीं होती थी इस समय, ठीक है, और डर था क्योंकि इनका जो सैन्य था या जो इनकी सुरक्षा प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है तो वो मना कर देता है इधर आने के लिए, उसके सैनिक मना कर देते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे घनानंद का साम्राज्य प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सिकंदर जैसा महान आक्रांता भी अगर उनके सैनिकों में हलचल मचाते हैं घनानंद, तो थोड़ा दम रखते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो घनानंद का संघर्ष होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें तैयार करते हैं चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य से घनानंद की पराजय होती है और मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होता है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक बात यह समझने की यह है कि जो घनानंद थे उनके दान विभाग के डोनेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख थे चाणक्य, ठीक है, और जो चाणक्य थे वो कलर उनका ब्लैक था, दांत नहीं था, एक थोड़े से बोलते हैं कि सुंदरता उनमें इतनी नहीं थी, ठीक है। तो घनानंद ने उनका अपमान कर दिया तो चाणक्य ने अपनी चोटी को खोला और बोला कि मैं तेरा समूल नष्ट कर दूंगा, और वो चले जाते हैं, ठीक है। और उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं एक खेल खेलते हुए, राजकिलम का खेल खेल रहे थे वो, राजकिलम का खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, जिन्हें सुकासापन मुद्रा देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर चाणक्य अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं, ठीक है, और वहीं पर उसकी दीक्षा दे देते हैं, उसे लायक बनाते हैं, और लायक बनाने के बाद उसे घनानंद पर आक्रमण करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो हाथ था वो चाणक्य का था, ठीक है, चाणक्य जिनका एक और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो घनानंद है इनके बीच जो संघर्ष होता है उसका वर्णन हमें मिलिंद पन्हो पुस्तक में मिलता है, ठीक है, मिलिंद पन्हो पुस्तक में मिलता है, ठीक है। इसमें उनके जो सेनापति का नाम भद्रसाल बताया गया है, ठीक है, लेकिन ये अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है, ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है, ठीक है। इस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मौर्य काल रहेगा, लेकिन मौर्य काल से पहले हमें उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस समय विदेशी आक्रमण होते हैं। सबसे पहले जो है ईरान करता है, ईरान या पारसी लोग करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले थे ये, है ना, उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण करने वाले ईरानी या पारसी, ठीक है। तो आपका मगध यहाँ पे समाप्त हो गया है। मगध में हम अब मौर्य वंश बात करेंगे अगला, जो कि हम काफी लंबा जाएगा आपका, ठीक है। तो एक पूरा लेक्चर चाहिए उसके लिए मुझे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप हेडिंग डाल दीजिए उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण, उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण, उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण। चलिए, थोड़े से नाम कठिन आएंगे यहाँ पे, आपको याद करने होंगे उनको, ठीक है। तो कौन करते हैं? ईरान, ईरान करता है, पारसी लोग, है ना, कौन करते हैं? पारसी लोग करते हैं, ईरानियों का होता है।
इसमें लिखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले हैं, ये पहले लोग हैं ना। इसकी जानकारी हमें भारतीय साहित्यों में नहीं मिलती, यूनानी साहित्यों में मिलती है। ठीक है, यूनानी साहित्यों में जेनिकर, हेरोडोटस और टेसियस इसके बारे में बताते हैं, है ना। जेनिकर, हेरोडोटस को हम इतिहास का फादर कहते हैं, है ना। जेनिकर, हेरोडोटस और टेसियस बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें विहस्तुन अभिलेख में जानकारी मिलती है, विहस्तुन अभिलेख में जानकारी मिलती है और दमदमा अभिलेख में जानकारी मिलती है। विहस्तु अभिलेख, दमदमा अभिलेख, एक और है ना, नक्शे रुस्तम अभिलेख भी इसकी जानकारी देता है कि ईरानियों ने भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किया था, है ना। ये जो अभिलेख है वो डारा फर्स्ट का है, डेसियस फर्स्ट, डारा फर्स्ट, विहस्तुन अभिलेख, दमदमा अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख, है ना। डेसियस फर्स्ट जो है, डारा फर्स्ट जो है, इनका नाम आपने सुना होगा, डारा फर्स्ट या डेसियस, डेसियस है ना, डेसियस। ये अभिलेख में लिखते हैं कि मेरे 23 प्रांत हैं, जिसमें मेरा 20वां प्रांत सिंध और गांधार है, सिंध और गांधार है, जिनसे मैं 320 टैलेंट मुद्रा कर वसूलता हूं, है ना। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें जो ईरानी शासक थे, तो वो वहां पर ईरान में क्या आता है, हकमानी वंश आता है। हकमानी वंश साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसमें साइरस फर्स्ट आक्रमण करते हैं, असफल रहते हैं। साइरस फर्स्ट आक्रमण करते हैं, असफल रहते हैं। उनके बाद वहां के शासक बनते हैं कंबुजियस, कंबुजीय फर्स्ट बनते हैं, वो लेकिन मिस्र से युद्ध में बिजी थे। ठीक है, कंबुजी फर्स्ट। ठीक है, फिर साइरस सेकंड आए, वो भी आक्रमण नहीं करे। ठीक है, फिर कंबुजी सेकंड आए, वो भी नहीं करे। ठीक है, डेरियस फर्स्ट आक्रमण करते हैं, तो पहला सफल आक्रमण जो करते हैं वो डारा फर्स्ट या डेसियस फर्स्ट करते हैं। ठीक है, डेरियस फर्स्ट ने सफलता प्राप्त की, डेरियस फर्स्ट बोलेंगे इन्हें। ठीक है, डेरियस फर्स्ट ने सफलता प्राप्त की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सिंधु और गांधार पर विजय की, है ना। इसका वर्णन हमें हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में भी मिलता है। ठीक है, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में छहरियास आते हैं। छहरियास, इसका उच्चारण बड़ा कठिन होता है। छहरियास आते हैं, छहरियास आते हैं। ये इसका वर्णन भी हिस्टोरिका में मिलता है हमें। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, काम की है, हेरोडोटस की है। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका है ना। हिस्टोरिका में इनकी जानकारी मिलती है हमको, इनके आक्रमण की, है ना। इनकी सेना में कुछ हिंदुस्तानी सैनिक भी हैं। ठीक है ना। ठीक है, आगे आते हैं अट्टाज गिर जाते हैं, अट्टाज गिर जाते हैं, अट्टाज ग्रीज आते हैं। ठीक है, अट्टाज ग्रीज के समय साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, और इनके दरबार में ही एक प्रमुख रहते थे, टेसियस, जिनका हम नाम सुनते हैं इतिहास में, इनके राजवैद थे वो, है ना। तो अट्टाजगिर्ज के समय साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसी समय हम बात करते हैं कि गेगमेलिया का युद्ध या अर्बेला का युद्ध का नाम सुना होगा आपने, है ना। जो मकदूनिया का शासक सिकंदर था, है ना, और हकमानी वंश के बीच युद्ध चल रहा था, है ना। सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था, उसने हकमानी वंश के ऊपर आक्रमण किया और सिकंदर की विजय आती है, इसमें सिकंदर जीतते हैं। ठीक है, तो फिर सिकंदर आते हैं, और सिकंदर के समय हमारे भारत में कौन थे, है ना, घनानंद थे शासक, है ना, घनानंद थे। क्या होता है, इन आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, तो इन आक्रमणों से क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, काम की बात है। तो कुछ पॉइंट हम बताते हैं कि आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव था। ठीक है, हेडिंग रहेगी आक्रमण का भारत पर प्रभाव, है ना। तो पहला पॉइंट है, भारतीयों ने सीमा सुरक्षा के लिए प्रयास किए। अभी तक हम सीमा सुरक्षा के लिए प्रयास नहीं करते थे, तो भारतीयों ने सीमा सुरक्षा के लिए प्रयास किए। ठीक है, और क्या हुआ, और ये हुआ कि सिकंदर को भी भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिली, है ना। ये भी पॉइंट आ सकता है ना। विदेशियों को भारत में आने के मार्ग की जानकारी मिल गई, है ना। और भारत में हम बात करें तो जो मौर्य काल आता है ना, वहां पर विष कन्या अंगरक्षिकाओं के रूप में काम करती थी, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ से मिल जाता है ना। और राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांटना, छत्रक प्रणाली कहते हैं इसे,
ये कॉन्सेप्ट भी हमें इन आक्रमणों से सीखने को मिल जाता है ना। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है, स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि ईरान के मार्ग की जानकारी मिल गई है ना। अनेक कलाओं का विकास भी हो जाता है, स्तंभ निर्माण की कला है ना, पॉलिश की विधि है ना। लेकिन कुछ अपवाद भी है यहाँ पे, क्योंकि पॉलिश की विधि तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है ना। आप स्तंभ धर्मसूत्र में भी देखेंगे तो बर्तनों को चमकीला बनाने की विधि दी गई है ना। तो ठीक है ना, कुछ हमने सीखा होगा, लेकिन हमारे पास में ये चीजें पहले से थी। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं भटकना नहीं है, क्योंकि चीजें आपको यहाँ पे इतनी विस्तार से दी जा रही हैं कि आपकी सभी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो हो रही है इसमें। अगर आप इतिहास विषय से लेकर आगे बड़ी तैयारी करते हैं, जैसे नेट की तैयारी करते हैं या सेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप नेट सेट पास आउट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डिटेल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके एक वीडियो से एक घंटे आधे घंटे के वीडियो से आपका एक लेक्चर तैयार हो रहा है इसमें। ठीक है ना, और आपको भटकना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब चीज़ें आपको यहीं मिल रही हैं और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, और इतिहास में जब हम आगे पढ़ते रहेंगे एक दो बार जब हम बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत दिलचस्प बन जाती हैं।